अच्छा। टेक्स्ट पकड़ना है तो हाँ, वो टेक्स्ट खोल ले। वरना तो ये मैंने समराइज किया है, इसको हम पढ़ लेते हैं, इसमें सारी चीजें आ जाएंगी। वाई आई राइट, इसको जूलिया कैटेस्टन ने लिखा हुआ है। वेयर शी एक्सप्लोर्स हर मोटिवेशन एंड रीजन फॉर राइटिंग, जहाँ पे वो बताती है अपनी मोटिवेशन और रीजन लिखने की। यानी उसने कैसे लिखना स्टार्ट किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स उसको फेस आई राइटिंग के अंदर, और उसकी मोटिवेशन क्या थी जिसने उसको लिखने पे मजबूर किया। ठीक है, ये सब उसने अपना एक्सपीरियंस, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस रिकॉल की है। जब हमसे पूछा जाएगा व्हाई यू वांट टू राइट, या फिर लिखना क्यों ज़रूरी है, तो हम पॉइंट्स तो यही बताएंगे, लेकिन हम ऑब्जेक्टिव बताएंगे। ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं शेयर करेंगे। वो कुछ रीज़न देती है जिसकी वजह से वो लिखते हैं। सबसे पहले वो रीज़न देती है शेयर ईगोइज्म। राइटिंग इज अ वे फॉर कैस्टन to express herself and assert her existence. She wants to be heard and understood. शेयर इगोइज्म का मतलब क्या होता है? डोमिनेंट होना। वो चाहती थी अपने आप को डोमिनेंट करना, अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करना चाहती थी, उसको निकालना चाहती थी अपने आप से बाहर। चूंकि जिस दौर में वो लिख रही थी वहां पे फीमेल ऑथर जो थी वो बहुत कम थी, उन बहुत कम अलाउ वुमेन को किया गया था जब। तो वो लिखना उसने स्टार्ट किया और वो चाहती थी कि अपने आप को मशहूर करे, डोमिनेट करे। ठीक है, दैट्स वाई शी वांट्स टू राइट। यही वो वजह जिसकी वजह से वो लिखना चाहती है। जैसे वो एग्जांपल देते हुए कहती है, आई राइट पार्शियली बिकॉज आई वांट टू बी रीड एंड एडमायर्ड। लिखना इसलिए चाहती हूँ ताकि मैं लोग मुझे पढ़ें और लोग मुझे चाहें। इस वजह से पहली चीज तो ये उसने कही। दूसरा, aesthetic enthusiasm. Keston is passionate about language and the beauty of words. She enjoys crafting sentences and creating vivid imagery. सबसे पहले तो वो राइटिंग इसलिए भी करना चाहती थी क्योंकि वो उसके बारे में पैशनेट थी। ठीक है, वो लिखने में खुश रहती थी, और वो चाहती थी उसका सेंटेंस बनाना, सेंटेंस पे काम करना, फिर इमेजरी को बनाना बहुत अच्छा लगता था, तो इसीलिए वो लिखती थी। यानी दूसरी चीज जो मेजर चीज होती है लिखने के लिए, वो क्या होती है? आपका शौक होता है, आपकी प्लेयर होती है। अगर आप प्लेयरेबल हो और राइटिंग करना चाह रहे हो, आपका इंटरेस्ट है उस चीज में, तो आप लिख सकते हो। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप उस चीज को नहीं लिखोगे। तो इंटरेस्ट डिवेल्प करना पड़ता है। जैसे वो कहती है, शी डिस्क्राइब राइटिंग एज एन अटेम्प्ट टू क्रिएट अ वर्ल्ड ऑफ माई ओन। कि राइटिंग क्या है? बेसिकली उसकी खुद की दुनिया है जो वो क्रिएट करती है, उसका खुद का एक्सपीरियंस है। जिस दुनिया में वो रहती है वो उस दुनिया को क्रिएट करने की कोशिश करती है। अ वर्ल्ड विच आई कैन ऑल माई ओन। ऐसी दुनिया वो क्रिएट करती है जिसमें वो कहती है कि वो मेरी दुनिया है। ठीक है, जिसमें किसी और पर्सन की हुक्मरानी नहीं है, यानी अपनी इमेजिनेटिव वर्ल्ड क्रिएट करती है। इसीलिए कहती है कि मुझे राइटिंग लिखना पसंद है, जहाँ मैं अपनी ज़ात का इजहार कर सकती हूँ, कहीं भी किसी भी वक्त किसी भी मौका पर अपनी तरह से। तीसरे पॉइंट पे वो कहती है हिस्टोरिकल इम्पल्स। हिस्टोरिकल इम्पल्स मतलब राइटिंग के अंदर हिस्ट्री का टच होता है। अब यहाँ पे कैस्टन feels a sense of responsibility to records event and experience, preserving them for the future. अब जरूरी नहीं है कि राइटिंग सिर्फ फिक्शन ही हो, राइटिंग नॉन फिक्शन भी होती है जो कि हिस्टोरिकल इवेंट, सोशल इवेंट्स आपके कल्चर पे बेस करती है। तो वो जब कैस्टन से पूछा गया कि आप जो है हिस्टोरिकल राइटिंग के बारे में क्या बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो रिकॉर्ड कर रहा है रियलिटी को, हिस्ट्री को, सोशल इवेंट को, उसको चाहिए कि मुकम्मल सिंसेरिटी और ऑनेस्टी के साथ इवेंट्स को रिकॉर्ड करे, ताकि उसको सेव किया जा सके फ्यूचर जनरेशन के लिए। उसमें किसी किस्म की डिसऑनेस्टी नहीं होनी चाहिए, कोई अनफेयर काम नहीं होना चाहिए, कोई फेक चीज़ नहीं होनी चाहिए, रियलिटी बेस्ड हर चीज़ होनी चाहिए। क्योंकि हम फ्यूचर जनरेशन को गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये मामला इस तरह से है कि इसको बहुत केयरफुल होकर हमने करना है। उसके बारे में क्या कहती है? आई वॉन्ट टू मेक स्टेटमेंट्स अबाउट सोसाइटी आई लिव इन। कि मैं भी स्टेटमेंट्स देती हूँ सोसाइटी के मुतल्लिक जिसमें मैं रहती हूँ। अब ये हम बार बार पढ़ चुके हैं कि जो राइटर होता है ना, वो जिस माशरे की प्रोडक्ट होता है, यानी जिस माशरे में पैदा होता है, वो उसी माशरे को देखकर चीज को प्रोड्यूस करता है। जिस तरह माशरा एक राइटर के माइंड को शेप करता है, उसी तरह एक राइटर का माइंड भी अपने माशरे को जो क्या कर रहा होता है, इन्हेंस कर रहा होता है, चेंज कर रहा होता है। दोनों का इम्पैक्ट बराबर होता है। जब एक राइटर सोसाइटी के बारे में लिखता है तो वो सबसे पहले बात गाइड करता है अपनी फ्यूचर जनरेशन को कि सोसाइटी ये है।
ठीक है, और उसी अपने प्रोडक्ट के अंदर वो सोसाइटी को चेंज करने के लिए भी कुछ ना कुछ नसीहतें करता है, स्टेटमेंट्स लिखता है। राइटिंग जो होती है वो पॉलिटिकल पर्पस के लिए भी होती है, जिसे हम अक्सर कहते हैं ना बाइज्ड राइटिंग, प्रोपागेंडा, जिसमें हम कन्वे करने की कोशिश करते हैं या फिर पॉलिटिकल कंफ्लिक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, ये भी नॉन फिक्शन होती है। Writing is as a way for Kirsten to express her views and influence others. She wants to make a difference. अब क्या होता है कि राइटिंग हम जब करते हैं तो अपने व्यूज एक्सप्रेस करते हैं पॉलिटिक्स के बारे में, पॉलिटिशियंस के बारे में, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। और क्यों करते हैं? ताकि हमसे दूसरे लोग मुतासर हों, और वो भी जैसे जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, जिसके बारे में हमारे व्यूज हैं, वो भी उन व्यूज को, उन फॉलोअर्स को जो है पब्लिक भी लाइक करे। ठीक है, तो ये चीज है कि पब्लिक को कन्विंस करने के लिए ऐसे टेक्स्ट, पॉलिटिकल पर्पस के लिए टेक्स्ट अक्सर लिखा जाते हैं। शी वॉन्ट्स टू मेक अ डिफरेंस। एग्जाम्पल, आई बिलीव दैट इज पॉसिबल टू चेंज अ वर्ल्ड। अब क्या कहती है कि मेरा बिलीव है कि अगर हम इस तरह की राइटिंग करते हैं तो हम वर्ड को गाइड भी कर सकते हैं और वर्ड को चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो देखने का एस्पेक्ट होता है हम उसको चेंज कर रहे होते हैं। जब हम राइट कर रहे होते हैं, अपनी बाइसनेस को शो कर रहे होते हैं, उसके मुताबिक हम लिखते हैं कोई भी राइटिंग। इसके एग्जाम्पल आपने एनिमल फॉर्म पढ़ा, आपको खुद पता चल गया होगा, उसमें पूरी सोवियत यूनियन दिखाई गई है। ठीक है, किस तरह से जो है आपकी बोर्जो क्लास और प्रोलिटरेट क्लास का जो है कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। की पॉइंट्स हम बाद में पढ़ते हैं। है तो वही चीजें हैं, कस्टर्सन ने जिन चीजों का एम्फोसिस करके ऊपर बातें की हैं वही चीजें उसने नीचे भी बता दी हैं। डेवलपिंग अ रीडिंग हैबिट, ये सारी बातें करने के बाद वो कहती है कि अब एक, जैसे मैंने रीडिंग हैबिट किस तरह डेवलप की, मेरा एक्सपीरियंस क्या था, मैंने किताबों को किस तरह से पढ़ना स्टार्ट किया। सबसे पहली बात ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देती है और वो कहती है exposure to different styles, genres, and author helps writer understand various writing techniques and approaches. इससे पहले मैं थोड़ी सी बात करनी चाहूंगी जो इसके टेक्स्ट के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। कहती है रीडिंग हैबिट डेवलप करने के लिए सबसे पहले तो जिसके अंदर ये चीज़ नहीं है, और अगर वो चाहता है कि वो अच्छा राइटर बने, तो उसको चाहिए कि सबसे पहले लाइब्रेरी जाए, इंटरेस्ट पैदा करे, बुक्स को खोले। जब वो बुक्स को खोलेगा, वहां पे खोल खोल के बस देखेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल खुद माइल होगा कि इस किताब को मैं पढूं। बुक्स के टाइटल उसे अट्रैक्ट करेंगे। वो डिफरेंट न्यूनराज को पढ़ने की कोशिश करेगा, कभी पोइट्री खोलेगा, कभी शॉर्ट स्टोरी खोलेगा, कभी वो नॉवल को खोलेगा। तो इससे क्या होगा, एक दो तीन दिन वो सिर्फ इसी हैबिट पे जो है मॉर्निंग में उठ के लाइब्रेरी चला जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका ये शौक डेवलप होने लग जाएगा, रीडिंग हैबिट वहीं से उसकी डेवलप होगी। और फिर रीडिंग हैबिट डेवलप करने के बाद, चूंकि जितनी भी वो किताबें पढ़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो नावल पढ़ रहा है, तो उस नावल पढ़ने के दौरान ही उसको सारे जॉनर्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। उसको स्टाइल पता चल जाएगा कि स्टाइल से राइटिंग की जाती है। क्रिएटिव एलिमेंट्स जो यूज हुए हैं, जैसे प्लॉट कैसे बनाते हैं, करेक्टर्स कैसे बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है मुख्तलिफ चीज़ें, मेटाफर्स, लिटरेरी डिवाइसेस कैसे यूज होती हैं, वो सारी चीज़ें चूंकि वो पढ़ रहा होता है इस किताब में, तो उसको वो करनी आ जाती हैं। उसको एक टेक्स्ट बनाना आ जाता है कि एक ड्रामा बनाने के लिए पीछे कितने एलिमेंट्स जरूरी होते हैं, वो पढ़ने से ही उसको क्रिएटिव एलिमेंट्स याद हो जाते हैं। तो कहती है कि जब एक रीडर जो होता है ये चीजें पढ़ता है तो ऑटोमेटिकली इन चीजों को क्या कर रहा है, लर्न कर रहा है। तो एक अच्छा राइटर होने के लिए एक अच्छा रीडर होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक अच्छे रीडर नहीं है तो आप एक अच्छे राइटर भी नहीं है। उसके बाद कहती है कि जैसे उसने बात की, एक अच्छे राइटर के लिए सब कुछ लर्न करना जरूरी है, स्टाइल पता होने चाहिए, ऑनर्स पता होने चाहिए, राइटिंग के टेक्निक्स और अप्रोचेस पता होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर वो रीडर राइटिंग करना स्टार्ट हो जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो उसको आनी चाहिए, जैसे वोकेबलरी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वोकेबलरी की ग्रामर कंप्रीहेंशन स्किल्स जो हैं, ये सब कुछ उसके पास होना चाहिए। जब वो इतनी ज़्यादा किताबें पढ़ेगा ना, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता वोकेबलरी क्रिएट करना आ जाएगी, न्यू वोकेबलरी वो यूज करेगा, नए नए तरीकों से वो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को यूज करेगा और अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करेगा। ठीक है, इसी तरह यही कंप्रीहेंशन सवाल जवाब करने की जो उसकी आदत होगी, पैराग्राफ मेकिंग की आदत होगी, ये उसको वहीं से डेवलप हो जाएगी। फिर इंस्पायर्स क्रिएटिविटी, जब एक अच्छा रीडर होता है ना, उस जब वो इतनी किताबें पढ़ता है तो उसका भी दिल करता है कि वो कुछ क्रिएट करे।
जैसे अक्सर देखा होगा, जो लोग नावल पढ़ने का बहुत शौक रखते हैं, शौकीन होते हैं, वो अक्सर लफ्जों में भारी भारी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, भारी स्टेटमेंट्स इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी रीजन यही होती है कि वो एक राइटर बन चुके होते हैं। बस वो उसको यूटिलाइज अगर करें किताब लिखने में, कोई भी डायरी, इसी तरह मेमोर लिखने में, डिफरेंट जो जॉनर्स होते हैं उन पे अप्लाई करे, तो वो एक अच्छा राइटर बन सकता है। तो ये है कि रीडिंग स्पार्क्स करती है आइडियाज को, मोटिवेट्स करती है राइटर को टू एक्सपेरिमेंट विद देयर ओन राइटिंग, कि वो एक्सपेरिमेंट करे अपने खुद की राइटिंग के साथ। ये सब चीजें उसकी समझ में आ गई, उसने क्या कहा, रीडिंग हैबिट किस तरह से डेवलप करनी है। यस मैम। गुड। अच्छा, टू डेवलप अ रीडिंग हैबिट, उसने कहा मजीद, उसने जो बातें बताई, रीडिंग हैबिट डेवलप करने के लिए क्या चाहिए, हमें एक टाइम निकालना है अपने लिए रीडिंग के लिए। फिर हमें अंडरस्टैंड करना है डिफरेंट जॉनरास और ऑथर्स को पढ़ना है डेली। ठीक है, उसके बाद हमें कोई बुक क्लब ऑनलाइन, अब तो ऑनलाइन इतने ज्यादा हैं, वरना जिस टाइम पे ये लिख रही है ना, उस टाइम पे तो टेक्स्ट लोग लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते थे ग्रुपिंग की फॉर्म में। तो फेलो रीडर्स भी होने चाहिए जो आपको वहां पे मोटिवेट करें। ठीक है, फिर आपने जो पढ़ा है उसके नोट्स आपने बनाने हैं कि राइटिंग स्टाइल्स क्या है। अगर आपने किसी ऑथर को पढ़ लिया है तो आपको पता होना चाहिए कि उसका राइटिंग स्टाइल क्या है, उसकी टेक्निक इनसाइट क्या है। जब वो चीज़ें आप लर्न करोगे, सेपरेट करना स्टार्ट हो जाएगा, तो इट्स मीन कि आप उन चीज़ों को बनाने और क्रिएट करने की एबिलिटी डेवलप कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। इसीलिए आपके सब्जेक्ट का नाम रखा गया है क्रिएटिव राइटिंग, कि जब हम कोई चीज़ रीड करते हैं हमें ऑटोमेटिकली वो चीज़, एबिलिटी पैदा हो जाती है चीज़ों को क्रिएट करने की। अच्छा, उसके बाद ये बात करती है वुमेन और मेल के दरमियान जो प्रॉब्लम्स आती हैं पब्लिशिंग में। जिस टाइम पीरियड के अंदर ये पैदा हुई, उस टाइम पीरियड में तो ये चीज़ें ख़त्म हो गई थी, क्योंकि मॉडर्न एरा की है राइटर। अगर मॉडर्न एरा से पीछे जाएं तो फीमेल ऑथर ने सबसे ज़्यादा जो है जिसे कहते हैं ना हैंडविंग्स, हैंडविंग्स कहते हैं चैलेंजेस को फेस किया राइटिंग के दौरान। क्योंकि वो जब कुछ चीज़ राइट करती थी वो पब्लिश नहीं होती थी, उन्हें पब्लिश करना अलाउ नहीं था। अगर हम जेन ऑस्टन से ही चले ले, ठीक है, और इसके बाद जो है आप वहीं से स्टार्ट करें आगे, जेन ऑस्टन के ब्रदर ने उसकी पब्लिशिंग की थी अपने नाम से, और अननोन ऑथर से उसकी सारी चीज़ें पब्लिश हुई, क्योंकि वुमेन का तो अलाउ ही नहीं था अपना नाम यूज़ करना पब्लिशिंग के दौरान। तो बहुत देर बाद रिनाइसेंस आया, रोमांटिसिज्म गुजरा, विक्टोरियन एज गुजरी, और मॉडर्न पीरियड आया, तो औरतों ने पब्लिश करना स्टार्ट किया। और जो चीज़ वो बेचारी पब्लिश कर देती थी उनको मैन पढ़ते ही नहीं थे, उनको पब्लिक गवारा ही नहीं करती थी खोल के पढ़ना। तो ये क्या था बेसिकली, ये सेकंड सेक्स समझा जा रहा था औरत को, और सेकंड सेक्स समझकर उनको प्रायोरिटी नहीं दी जा रही थी। सिर्फ पेट्रियार्कल सोसाइटी थी और वही डोमिनेंट थी। तो जहाँ पेट्रियार्कल सोसाइटी, पेट्रियार्कलिज्म हमें सोसाइटी में नजर आ रही थी, कल्चर में नजर आ रही थी, हिस्ट्री में नजर आ रही थी, वहीं पे पॉलिटिक्स में नजर आ रही थी, वहीं पे हमें राइटिंग में भी नजर आई। और फिर राइटिंग के बारे में जूलियन कैस्टर ने सिंपल से एक बात की, उसने कहा कि जो इंटेलेक्चुअल बेसिस के ऊपर हमें मेरिट और डीमेरिट पे रखना चाहिए विमेन और मेन को। ठीक है, यानी इक्वालिटी ये होनी चाहिए कि जिसका टेक्स्ट, जिसके अल्फाज और जिसकी राइटिंग मजे की है, इंटेलेक्चुअल लिहाज से वो सुपीरियर है। और जब हम इस मेरिट को रखकर देखेंगे तो हमें ना मेन और फीमेल इनमें कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा, हम सिर्फ उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करेंगे जो इंटेलेक्चुअल होंगे। तो उसने इस प्रॉब्लम को भी हाईलाइट किया और सोल्यूशन भी बताया। तो बाइस और स्टीरियोटाइप्स, ठीक है, विमेन राइटर्स ऑफन स्ट्रगल विद गेटिंग देयर वर्क रिकॉग्नाइज एंड पब्लिश। सबसे पहली बात है वो अपने माशरे से लड़ी थी, जो बाइसनेस जो थी, जो एक रवायत चलती आ रही थी कि मर्दों के काम को पढ़ना है, मर्दों के जो कुछ क्रिएट उन्होंने किया उसको पढ़ना है। तो इसकी वजह से बहुत सारी फीमेल ऑथर्स ने क्या किया, मुश्किलात फेस की पब्लिश करवाने में। बहुत सारी ऐसी फीमेल ऑथर थी जिन्होंने लिखना ही छोड़ दिया था इसकी वजह से, के बाद में पब्लिशिंग में मसला आएगा। फिर क्या थे लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, अगर औरत के लिए मॉडर्न एरा के अंदर अपॉर्चुनिटीज उन्होंने रखी दी हैं तो भी वो लिमिटेड थी, इतनी ज्यादा नहीं थी। फॉर एग्जांपल मर्दों के इतने पब्लिशिंग हाउस होंगे तो औरतों के दो से या तीन होंगे। तो इस तरह वर्क पब्लिश जहाँ पे करवाना है, फिर रिव्यू करवाना है, रिकॉग्नाइज करवाना है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटीज वुमन को दे दी गई थी। ठीक है, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होने की भी वजह से औरतें औरतें जो थी अपना टेक्स्ट पब्लिश नहीं करवाती थी।
फिर क्या, सोशल एक्सपेक्टेशन जो थी, हमारी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन जो थी, वो भी साथ साथ जा रही थी। वुमेन वर ऑफन एक्सपेक्टेड टू प्रायोरिटाइज डोमेस्टिक रूल ओवर राइटिंग करियर। अब जब औरतों के बारे में क्रिटिसिज्म अक्सर ये आता था, सोसाइटी यही कहती थी कि औरत जब लिखती है तो वो ज्यादातर अपने डोमेस्टिक रोल्स ही लिखती है राइटिंग के अंदर। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, उनका घर से बाहर उन्होंने कोई चीज एक्सपीरियंस नहीं की होती। तो लिहाजा जो कुछ भी उनकी आप राइटिंग देख लें, पर्सनल एक्सपीरियंस देख लें, उनके घर के ही इर्द गिर्द घूमता है, उनकी घरेलू जिंदगी के इर्द गिर्द घूमता है। जो कि बात कुछ हद तक सही भी थी और कुछ हद तक गलत भी थी, क्योंकि बहुत सारी फीमेल राइटर ने सबसे पहले क्रिटिसाइज करना ही घर से शुरू किया था, फीमेल राइटर्स ने। तो वो पब्लिक ने उसको फिर इस तरह से सोशल एक्सपेक्टेशंस को टारगेट करा था उनकी, कि वो हम उनसे क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो अपने डोमेस्टिक लाइफ हमसे शेयर कर रही हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। In contrast, men often had more opportunities, faced few obstacles. Today, while progress has made, women writers still face challenge life. कहते हैं उसके बरक्स अगर देखा जाए, मैन के पास काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज थी। ठीक है, उन वो जो थे बहुत कम ऐसे ऑब्स्टिकल्स जो थे फेस करते थे। ऐसे चैलेंजेस उन पे ज्यादा नहीं आते थे, ऐसे क्रिटिसिज्म नहीं उनसे आते थे, सोशल एक्सपेक्टेशंस इनसे नहीं रखी जाती थी। तो ये चीज है। तो राइटर्स जो वीमेन राइटर्स है, उन्हें तो मुसलसल कहते हैं आज के दौर में भी देखा जाए तो चैलेंजेस ही आते हैं। फिर अंडर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, वुमेन ऑथर आर अंडर रिप्रेजेंटेड इन सर्टेन जॉनर्स लाइक साइंस फिक्शन एंड फैंटेसी। अब कहा जाता था कि जो वुमेन होती है ना, ये तो बस अपने खामो ख्याल की जिंदगी ही जो है वो एक्सप्रेस करती हैं, यानी वो मनगढ़ंत बातें ही करती हैं, रियलिटी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस तरह उनको क्या किया जाता था कि वो अंडर रिप्रेजेंटेशन करती हैं, रियल वर्ल्ड नहीं दिखाती। तो इसके ऊपर भी क्रिटिसाइज किया जाता था कि वो अपनी फिक्शनल वर्ल्ड क्यों शेयर करती हैं। ठीक है, राइटिंग से फिक्शनल वर्ड को